अगर किसी का पेट खराब है, पेट में गैस, एसिडिटी या फिर पेट में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, कुछ खा लें ऐसा जिससे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो कुछ एक बता दीजिए? अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी लग रही है तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं काले मुनक्के का पानी। क्या गट हेल्थ स्टमक ही है या कुछ और है? तो इसको थोड़ा-सा क्लियर करिए। गट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका स्टमक। आपके स्टमक में बहुत सारी लाइनिंग्स हैं, इंटेस्टाइन है। आपका गट शुरू होता है फूड पाइप से और फिर वो ख़त्म होता है आपके मोशन पास करने वाले रास्ते, जिसको हम एनएस बोलते हैं। वैसे क्या साइंस हमारी बॉडी देती है जिससे समझ में आता है कि गट हेल्थ खराब हो चुकी है? सिर्फ पेट खराब होना या बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होना नहीं, आपका अचानक से थकावट महसूस करना, आपको ये लगना दैट योर ब्रेन हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग और ब्रेन फॉगिंग बार बार हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होना कि आप जो भी खा रहे हैं दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, वो सारी चीज़ें साइन होती हैं कि आपका गट अच्छा नहीं चल रहा है। क्या सच में हमें डिटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं है? अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि बहुत सारे लोग जूसेस पीते हैं, वो सबसे अनहेल्दी तरीका है। आज फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, फिर सोचते कि देखो मैंने आज तो इतनी सारी गंदी चीज़ें खा ली, अपने पेट में डाली, कल मैं डिटॉक्स करूँगा या कल मैं फास्ट कर लूँगा। आप गाड़ी में एक दिन पेट्रोल डालेंगे और दूसरे दिन सोचेंगे कि वो सिर्फ जो इंजन ऑयल है उस पे काम कर ले, नहीं करेगा, राइट? डिटॉक्स आफ्टर अ फास्ट फूड इज़ नॉट एट ऑल अ वे ऑफ हेल्पिंग योर गट। लेकिन लोगों को तो गरम खाना चाहिए होता है कि हमें एकदम गरम-गरम खाना खिलाओ। जितना गर्म खाना आप खाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपनी गट लाइनिंग के पीएच को इम्पैक्ट करते हैं और वो एक प्रॉब्लम करता है। आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने का? बॉइल्ड या फिर ग्रिल्ड, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे आउट टू गेट प्रोटीन ऑल्सो, विटामिन B12 ऑल्सो, जिंक भी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी और फाइबर भी। जैसे आजकल लोग जो व्हाइट सॉल्ट होते हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, वापस से वो सेंधा नमक खाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से वाइट सॉल्ट पूरा हटा देंगे तो आयोडीन की कमी बढ़ जाती है बॉडी में। तो आपको टेबल सॉल्ट भी रखना है, वाइट सॉल्ट को भी रखना है अपनी डाइट में। आप ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टेस्ट और इन दोनों को एनहेंस करने के लिए आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो चुकी है जिसमें जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसी चीजें खाने लगते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ना, हम बैलेंस डाइट खा पाते हैं और शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कई लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कई लोगों को खून की कमी हो जाती है आयरन की कमी के कारण, और तमाम ऐसी वजहें हैं। तो आज NBT हेल्थ लाइफ के पॉडकास्ट में हमारे साथ है डाइटिशियन निशा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो इस सेशन के जरिए हम डॉक्टर से जानेंगे कि अगर आपके शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो उसके लिए हम क्या खा सकते हैं, गट हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो मैम, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जब भी लोग गट हेल्थ की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गट हेल्थ स्टमक ही है या कुछ और है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। गट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका स्टमक। आपके स्टमक में बहुत सारी लाइनिंग्स हैं, इंटेस्टाइन है। आपका गट शुरू होता है फूड पाइप से और फिर वो ख़त्म होता है आपके मोशन पास करने वाले रास्ते, जिसको हम एनएस बोलते हैं। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और आप जो जो फूड इंटेक खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के जितने भी चरण आए वो सब इसमें काउंट इन हुए। चाहे वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो, आपका पैनक्रियाज हो, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो या आपका लिवर हो, सारी डाइजेशन के जितने भी स्टेप्स इसमें कवर होंगे वो सारे आपकी गट की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। तो गट सिर्फ पेट नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। आपका पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, लाइनिंग्स हैं जिसको कवर करके आप अपने न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन या अपने हेल्थ को स्टेप अहेड करते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें डाइजेस्ट कर रहे हैं उनका इंजेशन से लेकर, डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीट आउट करने का पूरा प्रोसेस आता है। ओके, तो ऐसे क्या साइंस हमारी बॉडी देती है जिससे समझ में आता है कि गट हेल्थ खराब हो चुकी है? अगर हम गट हेल्थ की बात करें,
सबसे पहला अगर कोई बोलेगा कि मेरे गट में प्रॉब्लम है, तो वो ये बोलेंगे मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं या मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ़ 3 साइन आपके स्टमक से रिलेटेड है या आपके डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें गट के प्रॉपर और जो साइन्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा गट इन्फेक्टेड है या गट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका ब्रेन फॉगिंग होना। आजकल के बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, या फिर हम यंग जनरेशन भी कंप्लेन करती है। उस कंप्लेन का बड़ा रीज़न ये है कि आपके गट में न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रहे या आपका गट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जो भी आप खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द या आप लेग्स में क्रैम्पिंग पेन की भी शिकायत करते हैं। आप ऑल ऑफ सडन हेडेक या एक वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल लोग यूज़ करते हैं, मुझे डिटॉक्स की ज़रूरत है शायद। वो वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने ब्रेन, गट और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस आउट कर पाए। तो सिर्फ़ पेट खराब होना या बहुत ज़्यादा एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होना नहीं, आपका अचानक से थकावट महसूस करना, आपको ये लगना दैट योर ब्रेन हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग और ब्रेन फॉगिंग बार-बार हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होना कि आप जो भी खा रहे हैं दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, वो सारी चीज़ें साइन होती हैं कि आपका गट अच्छा नहीं चल रहा है। आपको गट रिजुविनेशन की ज़रूरत है, डिटॉक्स की नहीं। सो गट रिजुविनेशन का मतलब है आपको अपने गट में हेल्दी चीज़ें डालने की ज़रूरत है, ना कि जो हमारे आजकल लाइफ़स्टाइल ट्रेंडी चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड और वो। तो पहला चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आपको ऐसे साइन लग रहे हैं, जहाँ आपको लगा कि आपका गट अब डाइजेशन इम्पैक्ट दिखा रहा है, वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और उसके बाद ये फ़ॉलो अप सिम्पटम्स है जैसे कि थकावट, ब्रेन फॉगिंग लगना या पैरों में बहुत दर्द या बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहना। आप कुछ खा रहे हैं और उसके बाद भी आपको फुलफिल नहीं लग रहा है, तो ये सारे साइन मिक्स होके आपको साइन देंगे कि यू नीड टू वर्क ऑन योर गट आपका नाउ। गट हेल्थ पुअर है। हाँ जी। आपने यहाँ पर डिटॉक्स की बात की और कहा भी ये चीज़ कि हमें डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, एक लाइफ़स्टाइल ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई डिटॉक्स के पीछे भागता है, जिसके लिए बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं लोग, डिटॉक्स डाइट फ़ॉलो करते हैं, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि ये भी, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो इसके अराउंड में जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करिए कि क्या सच में हमें डिटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, मैं डिटॉक्स से बेहतर वर्ड यूज़ करती हूँ जो कि है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब है आप अपनी बॉडी को फिर से बूस्ट अप कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि बहुत सारे लोग जूसेस पीते हैं, वो सबसे अनहेल्दी तरीका है, ठीक है? दूसरी बात अगर हम करें, बहुत सारे लोग अब अवेयर हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी ऑफ द ग्रेन। मतलब आप, अगर आपका व्हीट मेन ग्रेन है, आपने व्हीट को 2 दिन के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए आप सिर्फ ओट्स खा रहे हैं, वो तरीका अच्छा है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ, मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ का रास्ता समझाऊँगी कि आपको यहाँ से आगे जाके लेफ्ट जाना है, वो आपको पता है, आपके गट को इसी तरीके की खाने की आदत हो गई है, लेकिन आप 2 दिन के लिए जब वो रास्ता चेंज करेंगे तो आपका मैकेनिज़्म फिर से काम करेगा। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि एक बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है और हमारे एंसेस्टर्स भी करते आए हैं। इंडियंस और फास्टिंग एक रिलीजियस चीज़ है जो जुड़ी हुई है, और वो बहुत अच्छी है अगर हम बात करें तो। आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपके बैक्टीरियाज़ को टाइम मिलता है टू सेग्रीगेट या अपने लिए अच्छे बैक्टीरियाज़ को प्रिजर्व करने का और बेटर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करने का। गट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गट होता क्या है, गट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, वो हर न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने आप ग्रो कर रहे हैं। बट जब आप थोड़ी सी फास्टिंग की साइकिल रखते हैं, विच इज़ आइडियली 12 से 16 घंटे की फास्टिंग, उससे ज़्यादा की फास्टिंग मैं किसी भी एज ग्रुप को सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग 48 आवर्स का निर्जला फास्ट भी रखते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग वे ऑफ डूइंग फास्टिंग। आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए और उस टाइम पे आपका गट सारे बैक्टीरियाज को प्रिजर्व कर पाएगा और वो गट हीलिंग और गट के प्रिजर्वेशन के लिए और हेल्प करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दिस, कि हम जो भी तरीका अपना रहे हैं, रेजुविनेट करने का तरीका होना चाहिए, और आपको रेजुविनेशन कब करना है या डिटॉक्स जो वर्ड आपने यूज़ किया वो कब करना है वो भी पता होना चाहिए। आपने एक डाइट फॉलो करी थी, उस डाइट का एक सेंटर पार्ट था कि हम आपको 3 दिन का डिटॉक्स कराएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप वो 3 दिन का डिटॉक्स करेंगे और
आपका गट हेल्दी हो जाएगा। इट इज़ अबाउट कि आप अपने गट को पहले समझेंगे कि क्या साइंस और सिम्टम्स दे रहा है, और उस हिसाब से आपकी बॉडी के लिए एक डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए, और किसी और की बॉडी के लिए डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए। तो इट इज़ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट रिजुविनेशन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट डिटॉक्स। करेक्ट। आपने जैसे डिटॉक्स के बारे में भी कहा, तो कई लोग ऐसा क्या करते हैं कि आज फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, फिर सोचते कि देखो मैंने आज तो इतनी सारी गंदी चीज़ें खा ली, अपने पेट में डाली, कल मैं डिटॉक्स करूँगा या कल मैं फास्ट कर लूँगा और मैं अपने पेट को कुछ नहीं दूँगा, जिससे मेरा पेट क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये सही है या नहीं? ये सही तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आप गाड़ी चलाते होंगे आप भी, ठीक है? आप गाड़ी में एक दिन पेट्रोल डालेंगे और दूसरे दिन सोचेंगे कि वो सिर्फ़ जो इंजन ऑयल है उस पे काम कर ले, नहीं करेगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारा गट भी है। अगर आपने एक दिन कुछ ऐसा खाया है और उसके अगले दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, वो 1% शायद आपके गट को हेल्प करेगा टू रिस्टोर द बैक्टीरियाज़, लेकिन आप ये सोचिए ना, उससे पहले जो आपने खाया था उसमें कहीं पे भी ना ही अच्छे न्यूट्रिएंट थे, ना ही कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन गया था जो रिस्टोरेशन में हेल्प करेगा। सो डिटॉक्स आफ्टर फास्ट फूड इज नॉट एट ऑल वे ऑफ हेल्पिंग योर गट। आपको अगर अपने गट को रिस्टोर करना है या डिटॉक्स करना है, तो आपको अपने जंक ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करना होगा, और जिस दिन आपने फास्ट फूड खाया उसके वे आउट्स निकालने होंगे। अगर आप सपोजिंगली आज आप फास्ट फूड खाने वाले हैं, तो आप एक मील को पूरा रिप्लेस कर दीजिए ना हेल्दी सैलेड्स के साथ, रॉ सैलेड्स के साथ, क्यूकम्बर टमाटोज वाले मील्स के साथ। तो वो नेक्स्ट डे अगर आप ऐसी फास्टिंग साइकिल भी रखते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने फास्टिंग की भी बात की, हम लोग बात भी कर रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लंबे टाइम तक वो नहीं खाएँगे तो गैस बनने लगेगा, जिसके कारण और भी चीज़ें होने लगेंगी। तो जिन्हें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते? इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आपने 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जो भी डिसाइड किया था उन टाइम पे आप नहीं खा रहे, बट बाकी के जो घंटे बच रहे हैं, चाहे वो 12 घंटे, 10 घंटे या आपके 8 घंटे हैं, उस टाइम पे आप अपना कैलोरिक और न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या इन्फ्लेमेशन की शिकायतें हैं, गट इन्फ्लेमेशन की, तो आप उन केसेस में कैसे सेटल करेंगे? आपको अपना पहले तो डाइटरी इनटेक देखना होगा कि आप अपनी डाइट को अच्छे से सैलेड्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरें, मतलब साबुत अनाजों से जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप कोशिश करें कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर पाएँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, 80 कैलोरीज से नीचे वाले जितने भी बेवरेजेस हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखी है और आप अगर अपना ब्रेकफास्ट फिर बहुत ज़्यादा तले हुए मसाले वाले खाने से कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अगर मैं 3 की वे आउट्स बोलूँ, पहला अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट रखेंगे, जो भी आपने अपनी ईटिंग विंडो रखी है। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये समझना कि आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं। ये तो आपके आहार पे, मतलब जो भी आप खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम बात करें कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसा रखेंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा रख रहे हैं और अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, एंड यू आर मोबाइल ऑल्सो। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल के हेल्प करेंगी कि आपको ये एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, पानी हो गया, छाछ हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। हर थोड़ी-थोड़ी देर में लिक्विड का कोई चीज़ आप सिप करते रहिए और वो हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप अपना फास्ट किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप तला मसाला खाना कुछ नहीं खाएँगे। दूसरा, आप एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि आप कोई भी फास्ट, मतलब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको अपना दिन कभी भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक, मतलब चाय और इन चीज़ों से नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा 2 ग्लास पानी से अपना डे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका गट रेडी हो जाए टू डाइजेस्ट एवरीथिंग और पीएच बैलेंस्ड हो जाए, और वो हेल्प करेगा आपको जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करने में। तो मैम, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गट हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली। अब आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है। बेसिकली आजकल हमने बात भी की कि हम जिस हिसाब के खाना खा रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगी है। हाँ जी। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, अगर जिसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं? प्लीज़ आप बताइएगा, बीइंग अ डाइटिशियन आप बेटर सजेस्ट कर सकती हैं। ओके,
सबसे पहला है कि शरीर में फाइबर की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? फाइबर की कमी के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ अगर हम लोगों को समझ में आती है, वो समझ में आती है कि हम फ्रूट्स और सैलेड इंक्लूड कर लें। लेकिन एक बहुत छोटी-सी चीज़ है जो हमें समझनी है, फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। तो दोनों का अब्ज़ॉर्प्शन और दोनों का हमारी डाइट में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके साबुत अनाजों पे फ़ोकस कीजिए, साबुत दालों पे फ़ोकस कीजिए, छोला चना, राजमा और जितनी भी छिलके वाली दाल हैं वो। कोशिश कीजिए कि आप जितना वैरायटी ऑफ ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ व्हीट या राइस को छोड़ के अगर आप मिलेट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपकी फाइबर की नीड जो है वो कंपनसेट होती जाएगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ही, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उनका अब्ज़ॉर्प्शन और बढ़ा सकें, तो आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स रखिए या वेजिटेबल्स रखिए, तो उससे आप न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन और बढ़ा पाएँगे। ओके। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए क्या खाना चाहिए? विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है और उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए आपको अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड फूड जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड करने से आपको मिलेगा। जैसे? फ्रॉम पालक, मेथी, साग का सीज़न है, साग आप जितने भी वैरायटी में यूज़ कर सकते हैं, डिल लीव्स को आप यूज़ कर सकते हैं। केल, ब्रोकली ब्रोकली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, तो ब्रोकली को आप फर्मेंट करके मतलब ओवरनाइट विनेगर या लेमन में सोक करके फिर सौते कर सकते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा और अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 भी बढ़ जाएगा। नॉन-वेज रिसोर्सेज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश, चिकन, मीट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रेड मीट को कम रखेंगे अपनी डाइट में, लीन चिकन और फिश को अपनी डाइट में ज़्यादा रखेंगे, तो आप अपने आराम से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसीज़ को कवर कर सकते हैं। एक बहुत ईज़ी वे आउट होता है फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, मतलब दही, इडली, डोसा, हफ्ते में 2 से 3 बार आप उनको अपनी डाइट में ज़रूर रखेंगे। इडली, डोसा जब भी खा रहे हैं वो पीपिंग हॉट नहीं खाएँगे, उसको थोड़ा-सा कूल डाउन होने देंगे तब खाएँगे, तो गट के बैक्टीरियाज़ के लिए अब्ज़ॉर्प्शन ईज़ी हो जाएगा विटामिन बी 12 का। अच्छा, या ओके, मतलब गरम-गरम नहीं खाना इडली गरम डोसा में। कोई भी चीज़ गरम-गरम जितना गरम खाने की आदत को आप अपना कम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने गट बैक्टीरियाज़ को इम्प्रूव कर पाएँगे। लेकिन लोगों को तो गरम खाना चाहिए होता है कि हमें एकदम गरम-गरम खाना वो खिलाओ। आप अगर हमारे एंसेस्टर्स की बात करेंगे, आप हमेशा देखेंगे वो या तो थोड़ा-सा बासी खाना खाते होते थे या फिर वो अपना जो खाना होता था सुबह बना के रख लेते थे और दोपहर से खाना शुरू करते थे। उसका रीज़न ये था कि जितना गरम खाना आप खाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपनी गट लाइनिंग के पीएच को इम्पैक्ट करते हैं और वो एक प्रॉब्लम करता है। तो इससे हाँ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिर? इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ठंडा खाना खा रहे हैं, आप उसको अच्छे से चबाएँगे, राइट? गरम खाना खा रहे हैं, आपको लगा जल्दी-जल्दी खाओ और गल्प डाउन कर लो। तो उससे जो अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होना था, वो तो ज़ीरो हो गया। अब आपने एक अच्छी इडली खाई, जिससे आपको विटामिन बी 12, फाइबर और बहुत सारे रागी की इडली खा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक साथ मिलने वाले थे। लेकिन आपने उसको गरम-गरम खा लिया, तो आपने ना उसको च्युई किया, ना आपके टेस्ट बड्स पे वो गया, ना ही आपके वो इंटेस्टाइन तक जाते-जाते तक तो वो आधी चीज़ें इंटेस्टाइन को और पीएच रिलीज़ करना पड़ा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो आपके माउथ का काम है, ईसोफेगस का काम है, लिवर का, पैनक्रियाज़ का काम है, वो तो आप करके उनको दीजिए, पहले से प्रिपेयर कीजिए। जितना च्युई करेंगे, जितना आप थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला खाना खाएँगे, उतना आपका गट पीएच बैलेंस्ड रहेगा और वो हेल्प करेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। आपने जैसे कहा ना कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए नॉन वेजिटेरियंस चिकन और फिश खा सकते हैं। हाँ जी। कई लोग क्या करते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत सारी डिशेस आ गई हैं, हाँ, जैसे आजकल की चिली चिकन, चिली चिकन चिकन है। 65, जिसमें फ्राई भी कर रहे हैं हम लोग फिश को और चिकन को, एंड देन उसको पूरा एकदम ग्रेवी में डिप करके खा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने का? बॉइल्ड या फिर ग्रिल्ड। ओके। आप जब उसको ओवर कुक कर देते हैं, आप बहुत सारे जिम गोअर्स को देखेंगे, वो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के लिए उबला हुआ चिकन यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे आउट टू गेट प्रोटीन ऑल्सो, विटामिन बी 12 ऑल्सो, जिंक भी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी और फाइबर भी। तो अगर आप अपने नॉनवेज से बेनिफिट्स चाहते हैं, तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप उसको बॉइल्ड और ग्रिल्ड फॉर्म में ही खाएं, दैट वुड बी बेस्ट वे आउट। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला, ग्रेवी वाला इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
ओके, प्रोटीन की बात की आपने, तो प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? देखिए, प्रोटीन की कमी हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा है, और अगर आप मेल फीमेल का रेशियो भी बात करें तो फीमेल शायद बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिप्राइव्ड होते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है घर में दाल अगर बनी है तो पहले पति बच्चे को दे देंगे और फिर उसके बाद खुद खाएँगे। तो अगर रिसोर्सेज़ की बात करें, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं, दिन में 2 कप ऑफ मिल्क ज़रूर लीजिए, ठीक है? 1 सर्विंग ऑफ दही ज़रूर लीजिए। पनीर, सोया आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, उसमें कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। मतलब आप हफ़्ते में 2 से 3 बार पनीर, सोया ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 दिन में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपने 2 बाउल दाल ऐड कर लिए, तो शायद आपको पनीर, सोया की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें एक वे आउट टू गेट बेस्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम योर वेजिटेरियन डाइट, आपका छोला, चना, राजमा अंकुरित फॉर्म में, ठीक है? जितना ज़्यादा आप उसको अंकुरित फॉर्म में लेंगे, स्प्राउट्स बना के लेंगे, वो उतना ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा प्रोटीन अब्ज़ॉर्प्शन में भी और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स में भी, जिसमें आपका एक विटामिन बी12 भी आ जाता है और फाइबर भी आ जाता है, ठीक है? नॉन-वेज रिसोर्सेज़ तो चिकन, एग्स, फिश है ही। हमारे जितने भी सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, दे डू हैव स्मॉल पोर्शंस ऑफ प्रोटीन, सो दे वन कैन इंक्लूड। अगर आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आपको सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए क्या खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। डिबेट बहुत ज़्यादा रहती है हाँ, कि प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। उसमें भी मोस्टली वेजिटेरियन लोगों में कि हम क्या खाएँ? हाँ, लेकिन आपने इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, देयर आर ऑप्शंस, आप खा सकते हैं। राइट। आयरन की कमी हुँ। बहुत सारे मोस्टली फीमेल्स में देखी जाती है, तो जिसकी वजह से वो एनीमिक हो जाती हैं। तो अगर शरीर में आयरन की कमी है तो क्या खाएँ? अ, आपके जितने भी हीमोग्लोबिन सेल्स हैं, उनको बनने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो आप अपना जो प्रोटीन का बैलेंस कर रहे हैं, आपने जिस दिन से अपना प्रोटीन बैलेंस करना शुरू किया, वो आप आधे रास्ते आ गए अपने बाकी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को कवर करने के लिए। तो प्रोटीन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट की अगर हम बात करें, आपके रेज़िन्स हो गए, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, अभी तो साग का सीज़न चल रहा है अभी भी, तो पालक, मेथी, जितना भी टाइप का साग इस टाइम पे अवेलेबल है, चाहे चने का हो, चाहे डल लीव्स का हो, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। चना, काला चना, मसूर की दाल, ब्लैक मसूर की दाल, छोल, राजमा और जितने भी वैरायटी ऑफ ये हमारे लेग्यूम्स हैं, इनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम कुछ नॉन-वेज रिसोर्सेज़ की बात करें, तो लीन चिकन भी आपको आयरन रिच फूड प्रोडक्ट्स में हेल्प करेगा, तो आप उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन को आप अपने मिलेट से भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी हो गया, कार्डो मिलेट्स हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो हैव गुड अमाउंट ऑफ आयरन। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको लग रहा है कि आप नॉन-वेज रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा नहीं इंक्लूड कर पा रहे, तो आप मिलेट्स का इंट्रोडक्शन अपने लाइफ़स्टाइल में शुरू कर दीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर ना एक और चीज़ है कि लोग जैसे आयरन की बात करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि अगर आप में खून की कमी हो रही है, तो आप बीटरूट खाओ, अनार खाओ, गाजर खाओ, और हुँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका जूस बना कर के पी लो। तो अ सही है या नहीं? देखिए, इन सारी चीज़ों में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई अमाउंट में आयरन होगा, लेकिन इन सब की जो टेंडेंसी है वो आपके हीमोग्लोबिन जैसे ग्लोब्यूल्स को मिलने के लिए हेल्प करेगा, बट दिस इज़ नॉट वेरी हाई इन द आयरन कंटेंट। अनार वी कैन एक्सेप्ट, गाजर विटामिन ए में रिच है, बीटरूट में अपने कलर हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कलर्स हैं, वो कलर से हेल्प कर रहा है आपको, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गिव यू अ लॉट ऑफ आयरन ऑल टुगेदर। इनका मिक्स अगर बना रहे हैं आप, उसमें आंवला डाल रहे हैं, मैं हमेशा बोलूँगी ये जो आप जूस के फॉर्म में पी रहे हैं, इसको सूप के फॉर्म में पीजिए। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके गट के लिए भी और आपकी बॉडी में शुगर के फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करने के लिए। सूप की रेसिपी बता दीजिए। आप थोड़ा-सा चुकंदर लीजिए, थोड़े से स्पिनच लीजिए, आप उसमें मसूर की दाल को साथ में ही डाल दीजिए। आप उसमें आंवला डाल सकते हैं। 2 से 3 व्हिसल्स में ये अच्छे से बॉयल आ जाएगा। फिर आप इसमें ब्लैक पेपर क्रश कीजिए। आपको अगर बहुत खट्टा पसंद है तो आप इसमें और लेमन डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। कैरेट की आप बात कर रहे थे, तो जिन लोगों को कैरेट पसंद है, वो लोग कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक साथ 2 से 3 इंग्रीडिएंट मिक्स कीजिए, बहुत सारे इंग्रीडिएंट मिक्स करने की बजाय, ताकि आप हर किसी का अब्ज़ॉर्प्शन होने दें अपने गट में। हुँ। तो दैट वुड हेल्प देम आउट।
विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? विटामिन डी की कमी के लिए खाना तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बहुत अच्छा जो हमारा वे आउट रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं आए हैं, प्लीज़ गो एंड मीट सूर्य दादा एवरी मॉर्निंग, धूप, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं, किसी सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहते, तो वो सुबह-सुबह जो जल का अर्घ हम देते हैं, वो तो देना ही है। दूसरा, आप अपनी डाइट में मशरूम, मखाना, एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपको विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर पाएँगे। आपका प्रोटीन और कैल्शियम का बैलेंस आउट होना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि आपकी डाइट अच्छे से प्रोटीन और कैल्शियम रिच भी हो, तभी ये तीनों चीज़ें मिलके अब्ज़ॉर्प्शन एक दूसरे का एनहेंस कर पाएँगे। ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर कमी हो जाए तो? ओमेगा 3 की फैटी एसिड्स की कमी हो जाए, ओमेगा 3 से सबसे पहले आप क्या रिकॉल करते हैं? ब्रेन, ठीक है? ब्रेन, हम कुछ सुपर फूड्स जो ब्रेन के लिए हेल्प करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके ब्रेन से रिज़ेम्बल करती है, वो है आपका वॉलनट। अखरोट। हाँ। तो आप अखरोट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आलमंड अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिश को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे अच्छा रिसोर्स है वो। और वेजिटेरियन रिसोर्सेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स का इंक्लूजन कर सकें, जिनको हम अलसी के बीज भी बोलते हैं, चिया सीड्स का इंक्लूजन आप कर सकें। आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें सनफ्लावर सीड, मेलन सीड्स को, तो आप ओमेगा 3 की जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है, उसको कवर कर पाएँगे। ब्रेन एक्सरसाइजेज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेन रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पे भी फ़ोकस करेंगे, तो अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट तो अच्छा होगा ही, वो आपके ब्रेन की टेंडेंसी को भी इम्प्रूव करेंगे। सो आप इन चीज़ों को, अखरोट, बादाम, सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो यू वुड बी एबल टू गेट मोर ऑफ द ओमेगा 3 आल्सो। आपने नट्स और सीड्स के कॉम्बिनेशन की बात की, तो आजकल जैसे एक रेसिपी भी काफी वायरल हो रही है, लोग यूजुअली करते हैं, इनफैक्ट आई आल्सो डू सो, कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको ले लिया और उसी में सीड्स भी डाल दिया और उनको हल्का रोस्ट कर दिया एंड पैक कर दिया एंड देन उसी को थोड़े थोड़े टाइम पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ट्रेल ये मिक्स सही है या नहीं है? सही तरीका है। जिस तरीके का हमारा लाइफ़स्टाइल है, इतनी भागदौड़ भरी वाली ज़िंदगी है, हम बस उसका पोर्शन कंट्रोल रखेंगे। ये नहीं कि हम पूरे दिन में पूरा 100 ग्राम का डब्बा खत्म कर रहे हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऑफ दिस मिक्स इज़ कंप्लीटली फाइन इन द 24 आवर्स। ओके, करेक्ट, ठीक है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए जो कि बहुत जरूरी है, तो क्या करना हाँ, चाहिए? अब मैग्नीशियम की कमी आपको ये समझना है कि आपको किन-किन चीज़ों से मैग्नीशियम मिलेगा। दूध और दूध के प्रोडक्ट तो आपका प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम का पूरा हब लेके आ ही रहे हैं। स्पिनच आपको हेल्प करेगा टू गेट मोर मैग्नीशियम। सनफ्लावर सीड और मेलन सीड्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे मैग्नीशियम लेने में। और आप जितना भी अपने फूड को लो प्रोसेस्ड फूड खाएँगे, वहाँ से आप मैग्नीशियम ज़्यादा अकोमोडेट कर पाएँगे। आप अपने सॉल्ट में अगर पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, वहाँ से भी ये ट्रेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आप रिसीव कर पाएँगे। पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट की बात की आपने, जैसे आजकल लोग जो व्हाइट सॉल्ट होते हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, वापस से वो सेंधा नमक खाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि जो व्हाइट सॉल्ट होता है, अगर 1 चम्मच डाल रहे हैं तो सेंधा नमक थोड़ा कम डालना चाहिए, और लोग टेस्ट के चक्कर में सेंधा नमक ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम बढ़ जाता है सोडियम शरीर में। बढ़ जाए, तो बिल्कुल। ये इसको थोड़ा-सा क्लियर करिए। पहला मैं एक आपके क्वेश्चन से ही मैं एक आंसर जो मेरे दिमाग में इस वक़्त आ रहा है, क्या हमें ये सच में करना चाहिए कि हमें टेबल सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट को बिल्कुल ज़ीरो करना है? उसका आंसर है नो। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल से व्हाइट सॉल्ट पूरा हटा देंगे, तो आयोडीन की कमी बढ़ जाती है बॉडी में। तो आपको टेबल सॉल्ट भी रखना है, व्हाइट सॉल्ट को भी रखना है अपनी डाइट में। आप ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टेस्ट और इन दोनों को एनहांस करने के लिए आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आपको मॉडरेशन इज़ की विद द सॉल्ट, शुगर और ऑयल, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। जिंक की कमी हमारे गट बैक्टीरिया को कैसे इफेक्ट करती है और क्या खाना चाहिए? जिंक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गट की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। अब जब आपकी गट की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा लीकी गट लगेगा, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा लूज स्टूल्स, या लूज स्टूल भी नहीं हो रहे बट आप बार-बार बाथरूम जा रहे हैं। दिन में 2 से 3 बार आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, मोशन के लिए जा रहे हैं। तो जिंक का कमी आपकी गट लाइनिंग को लूज़ करने लगता है, मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगता है। तो जिंक
इस तरीके से जब भी आप देखेंगे किसी को लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उन्हें जिंक सप्लीमेंट देते हैं ताकि वो गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो जिंक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ योर गट। तो जिंक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। करेक्ट, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ है, दैट इज हेल्दी फैट्स। लोग कहते हैं कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या फिर आप फिट रहना चाहते हैं तो फैट मत खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, फैट भी जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो हेल्दी फैट्स के लिए हम क्या खा सकते हैं? अब आपने जब हेल्दी फैट की बात करी ना, मेरे दिमाग में भी और हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी पहली चीज आएगी, घी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। घी इज गुड फॉर यू। घी में भी अच्छा अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 है, लेकिन हम अगर उस घी को पराठे की फॉर्म में यूज कर रहे हैं या हम उस घी को बार बार तड़का के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जब हम हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो हम बार बार एक तो रीहीटेड ऑयल, घी, इन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करें। फिर हम वापस घूम के आ जाएंगे अपने उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो हमने ओमेगा 3 के लिए यूज़ किए थे, चाहे वो हमारा आलमंड वॉलनट था या हमारे सीड्स थे। एवोकाडो इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर द हेल्दी फैट, सो यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो टू योर डाइट। ठीक है, पोटेशियम की कमी के लिए क्या खाएं? पोटेशियम की कमी के लिए अगर आप पोटेशियम का रोल देखेंगे हमारी बॉडी में, उसका रोल भी कुछ सिमिलर है जिंक की तरह, लेकिन पोटेशियम कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी लेके जाता है, गट की स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा अच्छे से होल्ड ऑन कर रहा है। तो हम घरेलू नुस्खों की बात करें जो घर से निकल के आती हैं पोटेशियम रिच चीज़ें, जैसे ही आपको गट के इशू शुरू होने आपको लग रहा है आपके गट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप पहली चीज़ खाते हैं बनाना। ठीक है, सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ पोटेशियम। आप खाते हैं कोकोनट वाटर, वो पोटेशियम का सबसे बड़ा रिसोर्स है। आपके सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड पोटेशियम का रिसोर्स है। एस्पैरागस जो कि एक टाइप का फूड है जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पोटेशियम के लिए आप अपनी डाइट में जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रेश फूड इंक्लूड करेंगे तो आप उसका अब्जॉर्प्शन भी मेंटेन कर पाएंगे। ओके। विटामिन सी को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि जितने सिट्रस फ्रूट्स है बस वही खाओ तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसको बताइए, सही है या नहीं? सिट्रस फ्रूट इज़ योर गो टू फूड जब भी आप विटामिन सी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ अपनी डाइट में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि टमाटोज़ हो गए। आप अपनी डाइट में ब्रोकली को भी यूज़ कर सकते हैं, मौसमी को, फ्रूट्स तो आप यूज़ कर ही रहे हैं विटामिन सी वाले। आप अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड को भी इंक्लूड कर सकते हैं टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर विटामिन सी। आप आंवला खा सकते हैं, गूसबेरी जो इंडियन बेरी है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप जितने अच्छे से अपना आयरन इम्प्रूव करना चाहते हैं उसका जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हेल्पिंग हैंड होगा वो होगा विटामिन सी। तो अगर आपने अनार खाया और उसके साथ आपने छोटा पोर्शन कीवी खा लिया तो आप अब्जॉर्प्शन बढ़ा पाएंगे। आपने रागी खाया बट उसके साथ आपने इंक्लूड कर लिया कुछ भी आंवले से रिलेटेड, तो आप रागी से भी आराम से अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन मेंटेन कर पाएंगे। सेम गोज फॉर ज्वार ऑल्सो। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं बस उसका कॉम्बिनेशन अगर आइडियल रख रहे हैं तो वो हेल्प करेगा आपको विटामिन सी और आयरन दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी बता दीजिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा है कौन सा। पाइनएप्पल खा सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, आप ऑरेंज मौसमी खा सकते हैं, कीनू इस वक्त प्रेजेंट है, आप कीनू ले सकते हैं। आंवला मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट टू बी टेकन ओवर, तो आप आंवला अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। कैल्शियम पर आते हैं। कैल्शियम का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से ही हमें कैल्शियम मिल सकता है और कुछ है ही नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या खा सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कैल्शियम की कमी के लिए? डेयरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपका गो टू तो है ही आपके कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन, और कैल्शियम का वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्स्टिट्यूट भी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त एलर्जन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, तो वो अपनी डाइट में रागी, ब्रोकली, स्पिनच, केल को इंक्लूड कर सकते हैं। उससे वो अपना रिसोर्सेज और ब्रांडविड्थ ऑफ कैल्शियम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और फॉलिक एसिड की कमी के लिए? फॉलिक एसिड के लिए आपके ग्रीन वेजिटेबल और कलरफुल जितने भी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, मेथी हो गया, बेल पेपर्स डिफरेंट कलर के हो गए, आपका लौकी तोरई हो गया। तो फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन भी एनहेंस कर पाएंगे और थोड़ा सा रिसोर्सेज भी आप इंक्रीज कर पाएंगे अपने लिए। ओके। यहाँ पर ना दो टर्म है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। अक्सर जैसे किसी का बहुत टाइम तक पेट खराब रहता है या कुछ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो लोग कहते हैं कि शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी हो गई है प्रीबायोटिक्स के लिए। तो आप बताइए कि इसका अच्छा सोर्स क्या है, प्रोबायोटिक
प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के लिए क्या खा सकते हैं, और कोई रेसिपी अगर आप शेयर करना चाहें तो? ओके, पहले हम समझते हैं दोनों चीज़ें हैं क्या। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रोबायोटिक भी तो ले ही रहे हैं तो प्रीबायोटिक की क्या ज़रूरत है। प्रोबायोटिक है आपका जिन भी फूड प्रोडक्ट्स में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि आपका दही हो गया, आपने डोसा बनाया या आपने इडली बनाई, या आपके जितने भी हर फूड प्रोडक्ट अपने लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहा है। प्रीबायोटिक आपके इंसोल्युबल फाइबर से मिलता है, जो आपकी बॉडी में एप्पल से आया, बनाना से आया, या आपने जो भी सैलेड्स अपनी डाइट में इंक्लूड किए उससे आया। सो दही आप जो खा रहे हैं उसमें आराम से लैक्टोबैसिलस था, तो आपको वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आप एप्पल को जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं और भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं जिनमें इंसॉल्युबल फाइबर है, जैसे कि ओट्स हो गया, आपका व्हीट ब्रान हो गया, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको अपना जो प्लेट है उसको हमेशा मल्टी डाइवर्जेंट का फोकस पे रखेंगे, तो आप सारे न्यूट्रिएंट को आराम से ले पाएंगे। ठीक। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को अपने डेली रूटीन में ना एक कंफ्यूजन रहती है कि हम दिन की शुरुआत पहले किस चीज़ से करें, और दिन का जो एंड है, हम लोग जो डिनर है वो मोस्टली किस चीज़ से करें। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चीज़ें वायरल होती है कि आप सुबह में सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ और रात में आप सूप पी करके सो। तो आप डाइटिशियन हैं, आप ज़्यादा बेटर बता सकेंगी, तो प्लीज़ एक डाइट बता दीजिए कि इस वे में हम अपने पूरे दिन की शुरुआत में ये चीज़ें खा सकते हैं। ओके, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ। अगर आप बैलेंस डाइट समझते हैं, अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज़ नहीं आएँगे, या आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हैं। तो आपने अपना दिन का शुरुआत अगर 2 ग्लास पानी से किया, उसके बाद बहुत सारे लोग आजकल मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स पीते हैं, जैसे कि कभी जीरा पानी पी रहे हैं, कभी मेथी पानी पी रहे हैं, बहुत सारे लोग मिक्स करके ही पीते हैं। नींबू मैं पानी पी सजेस्ट रहे हैं, करते हाँ। हैं कि मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, चाहे जीरा पानी लेना है, मेथी पानी लेना है, चिया सीड्स का पानी लेना है, जो भी आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है आपको हेल्प कर रहा है डाइजेशन इम्प्रूव करने में। अब हम बात करें मील्स की, आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में अगर एक बहुत कॉमन ऑप्शन होता है वो होता है पोहा या फिर पराठे, है ना? पोहा को अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बहुत सारा उसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, और उसी पोहे के अंदर आप कुछ अमाउंट में स्प्राउट्स या फिर ब्लैक चना को बॉईल करके ऐड कर लीजिए, तो वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन होगा। हम सारे न्यूट्रिएंट को बैलेंस करने से पहले जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी आपने बात करी, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, आपका विटामिन सी हो, मैग्नीशियम हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन बी 12 हो, ओमेगा 3 हो, हम उनको आराम से बैलेंस कर पाएंगे अगर हम अपने 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फाइबर। मतलब आपके हर मील में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पोहा खा रहे थे तो वो सिर्फ कार्ब्स और फाइबर था, लेकिन आपने जैसे ही उसमें बॉइल्ड चना या फिर स्प्राउटेड दाल डाली, तो वो बन गया आपका एक कंप्लीट बैलेंस मील प्रोटीन को जाके। तो आपकी प्लेट का आपको अपनी प्लेट का कंसेप्ट ऐसा रखना है जिसमें ये आप तीनों चीज़ें इंक्लूड करें। आपने स्टार्ट किया अपना डे 2 ग्लास पानी से, फिर आपने पिया जो भी मेटाबॉलिज्म बूस्टर आप लेना चाहते हैं, नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी ने अपना काम कर दिया है। फिर आते हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया जिसमें हमने पोहा खाया, उसके बाद यू हैव वन फ्रूट। जिस फ्रूट में आप कोई भी नॉर्मल फ्रूट ले लीजिए, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली विटामिन सी या कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट नहीं बोल रही हूँ। आपने पपाया खाया, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आप चाहें तो एक छाछ या कोकोनट वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप जब अपना दिनचर्या जो कि आपका ऑफिस वर्क है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकें। ठीक है, फिर आते हैं हम आपके लंच पे। अब लंच में क्या होता है, हमें लगी होती है भूख, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया होता, तो वी ओवर ईट एट दैट टाइम। तो आप अपनी प्लेट को जब भी लगा रहे हैं, आप प्लेट का आधा हिस्सा फिल कीजिए सैलेड्स के साथ और कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल के साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैं रूट वेजिटेबल्स काउंट नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आलू, अरबी, इनको नहीं काउंट कर रही हूँ। ठीक है, दूसरे हिस्से में आप 25% मतलब दूसरे हिस्से का भी आधा हिस्सा आप अपना दाल, पनीर, चिकन, फिश जो भी आप लेना चाहते हैं, मतलब 25% प्रोटीन, और 25% आपने अपना रोटी या फिर राइस जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, मिलेट इंक्लूड करना चाहते हैं, वो करें। सिंपल बोलूँ तो आधे हिस्से में आपने क्यूकम्बर डाला, एक दूसरे हिस्से में आपने मिक्स वेज रखा, तीसरे हिस्से में आपने रखा कढ़ी, और दूसरे हिस्से में आपने रोटी या फिर राइस रखा। सिंपल।
फिर आता है 4 बजे जहाँ लगती है हमें छोटी-छोटी भूख और फिर हम होग ओवर करते हैं किसी पर्टिकुलर जंक फूड पे। हाँ। उस टाइम को कर्ब आउट करने के लिए आप अपना एक सॉल्यूशन रखिए। आप डेली का प्लान बना के रखिए। आज मैं क्यूकम्बर खाऊँगी, कल मैं रोस्टेड चना खाऊँगी, परसों मैं मखाने खाऊँगी, उसके नेक्स्ट डे मैं वेजिटेबल स्टिक्स खाऊँगी। तो इससे आपके लिए ईज़ी रहेगा, आपको पता है नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या खाने वाले हो शाम को, तो आप जंक नहीं खाओगे। मैं डिनर के लिए हमेशा बोलूँगी कि आप बहुत लेविश मील ना लें, छोटा मील लें, जिसमें आप दाल, रोटी, सब्ज़ी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। एक सिमिलर बाउल आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरा कार्ब का बाउल है, या आप एक सिमिलर पोर्शन अपने दलिया, खिचड़ी, राइस, रोटी के लिए डिसाइड कर लीजिए और वही कंटिन्यू कीजिए। वो आपको वेट लॉस, आपके न्यूट्रिशन के अब्ज़ॉर्प्शन और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले कुछ पानी पीना चाहते हैं, चाहे अजवाइन पानी, जीरा पानी, मेथी पानी। मैं बोलती हूँ नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर गट टू रेस्ट। क्यों अपने बॉडी को, क्योंकि आप इस वक़्त मेरे से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी अपना काम कर रही है। वो जो भी मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चल रहे थे वो चल रही है, बीएमआर जिसको हम बोलते हैं, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो इस टाइम पे रिलैक्स पे भी आपकी बॉडी कर रही है। तो व्हाई टू गिव सच थिंग्स टू योर बॉडी कि वो उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को और इम्प्रूव करे। सो इट्स बेटर कि आप अपने मील्स का गैप अच्छा रख लीजिए। आप थोड़ा-सा अर्ली डिनर पे फ़ोकस कीजिए एंड गो टू बेड बाय 10 एंड 11। आपकी स्लीप साइकिल जैसे ही बेटर होगी, वो हार्मोनल साइकिल अपने आप हेल्प करेगी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। ओके, लास्ट आपने जैसे डाइजेशन की बात की, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी खा लिया डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या पुअर गट हेल्थ हो गया है। तो कोई ऐसी चीज़, अगर किसी का पेट खराब है, पेट में गैस, एसिडिटी या फिर पेट में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, कुछ खा लें ऐसा जिससे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो कुछ एक बता दीजिए? अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी लग रही है तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं काले मुनक्के का पानी। मुनक्के का पानी आप रात को मुनक्के को सोक कीजिए, सुबह-सुबह वो पानी पी लीजिए। एशगॉर्ड का पानी आप जूस पी सकते हैं आप, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अपनी लिवर हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, मतलब थोड़ा-सा सैलेड्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग हो रही है, इसका मतलब है आपका डाइजेशन इम्पैक्टेड है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है अब कुछ भी। तो पहले तो आप अपना प्रोसेस्ड फूड बंद करेंगे, आप सौंफ का पानी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा फर्मेंटेड सैलेड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी डाइट का एक मील ऐसा कर लीजिए खिचड़ी दलिया, ताकि आपके गट को थोड़ा-सा बैंडविड्थ मिल जाए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लीकी गट है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है बार-बार, तो आप थोड़ा-सा कच्चा खाना कम कर देंगे और फ़ोकस करेंगे कि आप थोड़ा-सा राइपन चीज़ें खाएँ, जैसे राइपन बनाना हो गया, राइपन पपाया हो गया, या फिर आप खिचड़ी दलिया वाले मील्स पे रहें 2 से 3 दिन। कर्ड को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, कोकोनट वाटर को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो वो हेल्प कर देगा। करेक्ट, ओके, तो थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई थिंक इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो भी लोग जानना चाहते हैं कि उनके शरीर में अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उन्हें क्या खाना है, मैम ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो प्लीज़ बाहर का जंक प्रोसेस फूड खाना बंद करिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैम ने बताया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द प्लेटफॉर्म, सो दैट हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं अपने ही किचन से हील करने के लिए। सो आई होप सबको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड दे आर गोइंग टू गेट मोर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो, और गट हेल्थ को अच्छे से समझ पाए होंगे। करेक्ट, आपने सही कहा, किचन इज द किंग। जो भी चीज़ आपको अगर लग रही है तो किचन में उसका इलाज है, वहाँ जाइए, खाइए और तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए। और ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।